नमस्कार साथियों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम कई शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्री नन्हे सिंह साहब, राजा नन्हे सिंह साहब, जो कि चित्रकूट के हैं। नन्हे सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। समाज सेवा में एक बहुत बड़ा नाम है नन्हे सिंह जी का। तो सर, हमारी कार्यक्रम की शुरुआत भी हम यहीं से करना चाहते हैं कि अगर जो एक लंबे समय से आपने समाज सेवा की है, क्या विचारधारा रही और किस चीज़ पे आप विशेष काम करते हैं? सबसे पहले मेरी विचारधारा ये थी कि जब मैं पढ़ाई करके गोरखपुर और बीएचयू से आया 1971 में, तो मुझे एक ऑफ़र मिला यूनाइटेड नेशंस की ओर से। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ की थी ऑल ओवर एशिया, तेहरान टू ढाका एक रैली। जी। उससे मैंने 1971 में पार्टिसिपेट किया था और वो गोरखपुर से ही पार्टिसिपेट किया था। फिर एकाएक 1972 में यहाँ आया तो यहाँ का अजीब वातावरण था। कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सब अपने थोड़े बहुत मजदूरी, कृषि कार्य इसमें लगे रहते थे। तो किसी के पास बैठ के चर्चा करो तो क्या करो। उनको अपने पेट रोजी की ही ज़्यादा चिंता थी और वो हम अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकते थे। अकेला चना उनके पेट रोजी रोटी की क्या उपाय कर सकता था, ये हमारी समझ के बाहर हो गया। फिर सोचते रहे, क्योंकि चित्रकूट ही ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ की मान्यता है कि सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कामदगिर भगवान करते हैं, कामदगिर पर्वत करते हैं। उनसे यदि सही माने प्रार्थना की जाए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो उसका निवारण अवश्य करते हैं। ऐसे कई प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे और सुने भी। फिर उसके बाद अब बड़े असमंजस में पड़ा। तो चूँकि हमारे पूर्वज यहाँ कालिंजर फोर्ट से आए थे, किले से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1812 में एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये कालिंजर फोर्ट एक अजेय दुर्ग है, ये आप हमको दे दीजिए और इसके उपलक्ष्य में आप हमसे इलाहाबाद का एरिया ले लीजिए। तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा। उनसे लड़ाई में हमारे 4 भाई पूर्वज मारे गए थे, 3 बचे थे। धार्मिक आस्था बहुत थी पूर्वजों में, भक्त थे। तो वो जो शिव जी के मंदिर में बैठ गए तो अचानक अंग्रेज़ों की जो तोपें थीं वो कालिंजरी पहाड़िया है एक, कालिंजर किला के बगल में, वहाँ से वो अटैक कर रहे थे। तो वो अचानक भगवान की कृपा से क्या हुई कि वो उल्टी हो गई और उनकी फौजें नष्ट हो गईं। तब उन्होंने हमसे संधि की और संधि में हमारे पूर्वजों से ये कहा कि आप इलाहाबाद ले लीजिए। हमारे पूर्वजों को प्राकृतिक वातावरण ज़्यादा पसंद था, जंगल का एरिया ऐसा हो, इसीलिए वो कालिंजर में थे। तो पूर्वजों ने ये कहा कि इलाहाबाद में अभी 1812 में हमारे पूर्वजों को कोलाहल समझ में आता था कि वहाँ बहुत कोलाहल है, वो हम नहीं चाहते। तब दूसरा प्रपोज़ल आया कि आप चित्रकूट ले लीजिए। उन्होंने कहा ओके, ये ठीक है, आप हमें कालिंजर के उपलक्ष्य में चित्रकूट दे दें, अच्छी बात है। तो हमारे तीनों भाइयों को यहाँ पे 4 स्टेटों में विभाजित हुए। उन्हें जागीर के नाम से कहा जाता था। बल्कि यही एक ऐसा राजवंश है
जो पूरे भारतवर्ष में राज्यों का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता था, लेकिन यहाँ पे हेरिडिटरी का कोई नाम निशान नहीं हुआ। चारों पूर्वजों को हमारे, बड़े को थोड़ा ज़्यादा, छोटे को थोड़ा कम, फिर उससे छोटे को थोड़ा कम, ऐसे गांव का या रेवेन्यू का विभाजन किया गया। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि जैसे अन्य राज्यों में होता है कि बड़े लड़के को ही राज्य का उत्तराधिकारी मानते हैं जी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है ऑल ओवर इंडिया जी। कि हमारे यहाँ पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बड़े लड़के को न मान करके सबको थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके किया गया। जी। तो ये तो हमारे पूर्वजों के स्वभाव मान लीजिए या उनके विचार मान लीजिए, ये रहा। अब हम जब 71 में एशिया रैली के बाद, सेकेंड एशियन हैवी मोटर रैली में पार्टिसिपेट करने के बाद मैं जब यहाँ आया तो यहाँ की समस्या विचित्र थी। यहाँ की समस्या थी कि किससे बैठ के बात करें। जी। सब गरीब लोग, कुछ ही लोग थे जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन थी, कुछ ही लोग थे, कोई इरिगेशन का साधन नहीं, और अप एंड डाउन ज़मीन थी, लेवल नहीं थी। तो ऐसे ही एक बार यहाँ पे 2 ही बैंक थे शुरुआत में, एक यूनियन बैंक और एक इलाहाबाद बैंक, और उत्तर प्रदेश में करवी में एक स्टेट बैंक था। तो वहाँ स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जी। तो उनने इत्तेफाक से मुझको भी मीटिंग में बुला लिया। मैंने कहा मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बुला लिया उनने। तो वहाँ उनने बड़ी अपनी फैसिलिटीज़ बताई कि हम किसानों को ये कर रहे हैं, गरीबों को ये लोन दे रहे हैं, रोज़गार वालों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर के उनने प्रोजेक्ट बताए। और विशेष रूप से किसानों का उनने बताया, ट्रैक्टर लोन दे रहे हैं, कल्टीवेटर लोन दे रहे हैं, इक्विपमेंट। हमने कहा देखिए, और तो बात मैं आपकी बैंकिंग पॉलिसी की ज़्यादा नहीं जानता हूँ जी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको सुझाव देना चाहूँगा, यदि आपको समझ में आए तो करिएगा, नहीं समझ में आए तो मत करिएगा। कहें क्या? हमने कहा आपके लोन देने का उद्देश्य है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जी। आपके लोन देने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप उसको दीजिए वो अपना इधर उधर कामों में खर्च कर दे। बैंकिंग पॉलिसी का मेन है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अप एंड डाउन ज़मीन की है, और उसको आप सीधे उठा करके पहले ट्रैक्टर ट्रॉली का लोन दे देते हैं। जी। तो मेरा एक सुझाव है कि आप किसी किसान की यदि मदद करना चाहते हैं, लोन दे करके उसे सक्षम बनाना चाहते हैं, उसे ज़्यादा आमदनी देना चाहते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म लोन दीजिए, और पहले लोन दीजिए उसको लेवलिंग का। फिर चूंकि जंगली इलाका है, दूसरा लोन दीजिए उसको फेंसिंग का। जी। तीसरा लोन दीजिए उसको इरिगेशन का, और चौथा दीजिए फिर आप ट्रैक्टर ट्राली और हार्वेस्टर वगैरह इनका। जी। लेकिन आप इतने दिनों तक लोन दे नहीं पाएंगे, ये मैं भी जानता हूँ, ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन मेरा एक विचार आया, मैंने आप जैसे बड़े अधिकारियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। और अगर ये प्रोसीजर जो मैं सोचता हूँ, ये अगर हिंदुस्तान में 1971 से अभी तक चला होता तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का प्रोडक्शन आज से 10 गुना बड़ा होता। जी। अब वर्तमान में स्थिति ये आई, लोन तो खूब बांटे जा रहे हैं, अब उसके ट्रैक्टर के किस्त देने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा, वो ट्रैक्टर सीज हो जाते हैं। जी। तो ऐसे लोनों से क्या फायदा? तो जो आपने एक उदाहरण बताया उन्हें कि इस तरह से एक क्रम से लोन दिया जाए जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं किसान। फिर किस तरह की और आगे प्रक्रिया रही, खासतौर से कृषि क्षेत्र में आपने
कुछ बदलाव लाने की भी कोशिश की, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ ऐसे बदलाव दिखे आपको? एग्रीकल्चर का तो यहीं तक सीमित था। फिर मैंने कहा कि अब यहाँ पे केवल प्लांटेशन वाली स्थिति ऐसी है जी कि उससे 10-20 साल में वो लकड़ी तैयार हो जाएगा, उनका आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बदल सकती है। जी। लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर प्रोसेस रहा, था। जी और उसके लिए इतने वो अगर वृक्ष लगाते हैं तो खाएंगे क्या, जी तो वो भी संभव नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने विचार किया, महाराज रणछोड़ दास जी जी ऐसे जैसे आप बैठे हैं ऐसे मेरी वार्तालाप होती थी, आदरणीय नाना जी से भी ऐसे ही बात होती थी मेरी। तो नाना जी के तो रणछोड़ दास जी महाराज के विचार से एक बार सहमत नहीं हुआ मैं। हम लोगों के पास में केवल एक ही धंधा था कि 2 महीने गर्मियों की छुट्टी में आओ तो केवल शिकार करो, दूसरा न किसी से चर्चा कर सकते थे, ना आदान प्रदान विचारों का हो सकता था, कोई था ही नहीं यहाँ। तो रणछोड़ दास जी महाराज आए थे उस समय, तो मैं दर्शन करने गया तो उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि भैया, वो जितने उनके सेठ महाजन थे मुफ्तलाल ग्रुप के, वो सब उनके छतरे से जो आप देखेंगे रघुवीर मंदिर में अभी संगमरमर का बना दिया उन्होंने, वो एक कच्चा छतरा था। उन्होंने कहा भैया अरे वो हम लोग की बंदूकें देख के उनके सेठ महाजन जो है भाग लिए। अब महाराज जी ने फिर बुलाया कि आओ, ये हमारे यहाँ के आधिपत्य राजा साहब हैं जी के लड़के हैं, जी नन्हे भैया, और इनसे डरने की कोई बात नहीं, इन्हीं की संरक्षण में हम अपनी तपस्या और जो करते हैं जिनसे आप लोग प्रभावित होते हैं। जी फिर वो सेठ महाजन, राम भाई, केशव भाई, उनके ट्रस्टी मुफ्तलाल सब फिर आ गए महाराज जी के पास। अब फिर आ गए तो महाराज जी ने कहा भैया, हम आपके चित्रकूट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जी अचानक बगैर सोचे समझे, जी कि महाराज जी अभी चित्रकूट को, ये 1965 की बात है, जी ये अब चित्रकूट को अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत नहीं। यहाँ 5th तक का तो स्कूल नहीं था। हमने पहला स्कूल खोला चौबेपुर में, जी गोदावरी के पास एक गांव है, अभी भी वो चल रहा है और एक कमरे में चल रहा है। नहीं तो यहाँ का बच्चा अगर यहाँ से 4th पास 5th पास कर ले चित्रकूट से, तो फिर उसको उत्तर प्रदेश के लगे हुए पोद्दार इंटर कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलता था। जी ये पॉलिसी खराब थी। फिर उसे मझगवां जाना पड़ता था, जी और आर्थिक रूप से इतनी गरीबी थी कि वो मझगवां जा कैसे एडमिशन लेगा। जी तो इस तरह शिक्षक, तो मेरे मुंह से निकल गया कि महाराज जी ऐसा करिए कि अभी यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। जी और उसका परिणाम 2 मिनट तक महाराज जी बिल्कुल शांत रहे, मुफ्तलाल वगैरह परेशान हो गए कि क्या हो गया महाराज जी को। अभी तक तो ये बराबर जी इंजीनियरिंग कॉलेज कह रहे थे, अब ये क्या हो गया 1 मिनट में। तत्काल रणछोड़ दास जी महाराज ने कहा, ए मुफ्तलाल, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनेगा, गेट भी बनवा दिया था हमने, शिलान्यास भी कर दिया था, जी और अब यहाँ पे हॉस्पिटल होगा। वो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये भगवान की प्रेरणा मुझको मिली तो मैं बोलता रहता हूँ। जी तो वो हॉस्पिटल हो गया। अब इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ के लोगों को मिली, जी और फिर हॉस्पिटल के बाद शिक्षण संस्थान भी खुल गए वहाँ कई, जी उसका भी उन लोगों को लाभ मिला। तो इस तरीके से भगवान कामतानाथ जी, हमारे गोपाल जी, ये हमारी बातें सुनते रहे। हमने जिस क्रम से चित्रकूट का डेवलपमेंट चाहा कि पहले यहाँ के लोग कुछ शिक्षित हो जाएं, जी स्वस्थ रहें, जी और ये दोनों सकारात्मक हैं। जी
शिक्षा भी सा से शुरू होती है और स्वास्थ्य भी सा से शुरू होता है। ये दोनों हमारे विचार सकारात्मक थे, नेगेटिव नहीं थे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हो सकता है आप लोग विद्वान हैं, ज़्यादा कुछ समझें। तो सर, आपकी एक अद्भुत यात्रा के बारे में हमें पता चला। अब हम एक ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वर्ष भर समाज सेवा का एक क्रम आपका जो चलता रहता है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उससे लाभान्वित होता हाँ, है। वही बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। जी। तो वो जमीन जहाँ हॉस्पिटल है वो चूँकि मेरी थी जी। तो महाराज जी ने यही कहा कि हम आपकी ज़मीन में हॉस्पिटल वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं महाराज, अभी स्वास्थ्य। फिर मेरे मुंह से निकला कि चित्रकूट जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में भराई यहाँ की ज़मीन हमारे नाम हो जी। लेकिन अगर इसका इतिहास देखें और वास्तविकता देखें तो चित्रकूट पूरा ही साधु संतों का है। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ हॉस्पिटल बनाएं, आप इसमें चिंता न करें। तो मैंने सोचा अब वो एक वटवृक्ष मैंने लगा दिया जी। सद्गुरु सेवा संघ। जब वटवृक्ष लगा दिया तो उसका सहारा भी हमें समाज सेवा के लिए मिलता रहा। जी। इसके पश्चात फिर मैंने सोचा कि और कई लोगों को रोजगार मिल गया जी। हॉस्पिटल खुलने से, स्वास्थ्य लाभ मिल गया, शिक्षा मिल गई। फिर माननीय नाना जी चित्रकूट में आए जी। तो मैं चाहता था कि मैं 3-4 ऐसे वटवृक्ष लगा दूं। मैं अकेले तो इसकी चित्रकूट की कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरा मानना था और वाकई में यही है सबके से। फिर नाना जी का आए, ऐसे चर्चा करते थे, मेरी खूब बहस होती थी, मेरी उनका तर्क वितर्क होता था और बड़ा प्रेम करते थे। वह हमारी बातों का बुरा भी नहीं मानते थे। नाना जी शायद उमा शंकर जी को मालूम होगा, उनने पहले उनकी ये योजना थी कि चित्रकूट का ही जो मटेरियल है बिल्डिंग वाला, वही ग्रामोदय विश्वविद्यालय के निर्माण में यूज़ किया जाएगा, यहाँ के ही शिल्पी उसको बनाएंगे। अच्छा जी। उनकी कितनी बड़ी योजना रही, कितने बड़े विचार थे, मैं उससे बड़ा प्रभावित था। अब विश्वविद्यालय बन गया तो एक दिन और 2 साल बाद फिर बैठे थे यहीं आपकी कुर्सी में, दरवाज़ा खटखटाए दोपहर में। मैंने कहा नाना जी मुझे बुलाते, मैं आ जाता। कह नहीं, जब अपना काम होता है तो भैया सबको वहाँ जाना चाहिए जी। इतने बड़े बुजुर्ग और इतने माननीय श्रद्धावान पुरुष। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हैं। उनने एक वो सुनाई मुझको कि बिनती पाती चाकरी और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए सदा रहे मन चंग। मतलब प्रार्थना किसी से करनी है तो खुद जाके करिए, पाती चिट्ठी लिखनी है तो खुद लिखिए, और घोड़े की लगाम यदि संभालनी है तो आप घोड़े पे बैठे हो, लगाम दूसरे के हाथ में रहे तो कैसे आप स्थिर हो पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके माध्यम से ये मेरा ज्ञानार्जन हुआ जी। फिर हंसी हंसी में उनने कह दिया कि भैया हमने आपके चित्रकूट में पहला विश्वविद्यालय खोला। मैंने कहा नाना जी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो बुजुर्ग आदमी, तो वो थोड़ा सा नाराज सरी की उनकी फेस रीडिंग आई कि थोड़ा कहें क्यों। मैंने कहा आप मेरी बातों का उत्तर दे दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। मैंने कहा आप ये बता दो कि चित्रकूट में अत्रि ऋषि थे कि नहीं। मैंने कहा केवल यस नो मैं चाहता हूँ, बाकी नहीं चाहता। दत्तात्रेय थे कि नहीं थे, सर्वभंग थे कि नहीं थे, उन्होंने कहा थे। फिर मैंने कहा अनसुईया माँ कहें थे, और सुतीक्ष्ण थे कि नहीं कहें थे। मैंने कहा इतिहास उठा के नाना जी देखिए कि इनकी एज, इनके यहाँ गुरुकुल हुआ करता था, अत्रि जी कुलाधिपति हुआ करते थे, जहाँ 350 से ज़्यादा छात्र गुरुकुल में रहते थे। वो इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी होता था।
तो अभी 5-6 तो मुझे ऋषि याद आए, 5-6 के बाद आपका 7वां हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। मेरी पीठ ठोकी उन्होंने। ठीक। जी जी। तो फिर अब नाना जी एक दूसरे वटवृक्ष के रूप में चित्रकूट का उद्धार करने के लिए मैंने उन्हें तलाशा। चित्रकूट बड़ा गंभीर है, जी। इसके लिए हम कई कई जन्म लेंगे तब भी इसको समझ नहीं सकते। आपको इन महापुरुषों के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये मानिए कि कितने महापुरुष सिंपल थे। तो मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि जन सेवा या समाज सेवा के लिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए 2 वटवृक्ष जी हो गए हमारे सहयोग के लिए। जी। अब इनकी वजह से भी चित्रकूट का काफ़ी उद्धार हुआ जी। बहुत उद्धार हुआ, परिवर्तन हुआ हर क्षेत्र में, शिक्षा में, एग्रीकल्चर में, सामाजिक वातावरण में, सब में परिवर्तन हुआ। फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ जी। और संतोष न होने के कारण मैंने फिर रामभद्राचार्य जी का व्यक्तित्व देखा जी। वो मेरे गुरु भी हैं। अच्छा जी। मैंने कहा चित्रकूट के लिए एक ऐसी हस्ती भी चाहिए जो कि विद्वता के क्षेत्र में पहचानी जाती हो। जी। फिर उनके लिए जैसे हॉस्पिटल के लिए ज़मीन डोनेट दिया और उसमें ये शर्त लिख दी थी कि मुफतलाल यदि इसमें अपना कारखाना वगैरह खोलेगा तो हमारी ज़मीन वापस कर दें। गुरुजी का भी ऐसा ही हुआ। मुझको अच्छे लगे कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। जी। 2 आदमियों के साथ में इधर उधर कथा कहते थे मुझे, तो कहे हमको एक स्थान चाहिए। मैंने फिर वो उनको थोड़ा सा भाग डोनेट किया और बाद में उन्होंने कहा और चाहिए। फिर उनके शिष्यों ने कहा कहाँ खंडहर में हमको। मैंने कहा चित्रकूट का स्वभाव ही, यहाँ की ज़मीन ही ऐसी है जी। मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ इससे आपका ये स्थान बहुत ही आगे ऊंचाइयों तक जाएगा महाराज, लेकिन मैं दूंगा आपको तभी जब आप इसका ट्रस्ट करा दें। गुरुजी निश्चल थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा अभी जाओ करा लाओ। तो हम और पहाड़ी के एक बड़कौना हैं, वो दोनों लोग मोटरसाइकिल से गए, ट्रस्ट करा के लाए। तब इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, तुरंत हो गया, ये हो गया। अब उनके माध्यम से चित्रकूट का एक विकास हुआ। तो एक वटवृक्ष महाराज रणछोड़ दास जी, दूसरे वटवृक्ष नानाजी देशमुख और तीसरे वटवृक्ष हुए स्वामी रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने विकलांग विश्वविद्यालय खोल दिया। और अपने धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है ना जी। तो धार्मिक स्थल है तो भगवान को कौन लोग प्रिय थे? जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न, जो खिन्न थे, और विकलांग ज्यादातर खिन्न होते हैं। तो यहाँ आपके मन की नहीं चलेगी जी। आपकी बुद्धि की नहीं चलेगी, यहाँ जो चलेगी वो चित्रकूट धरती की बात चलेगी। वो जैसी आपको प्रेरणा देगा वैसे आप सफलता के सोपानों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में 3 वटवृक्ष लगाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 25 साल पहले चित्रकूट कैसा था, अब कैसा है, ये परिवर्तन आया। जी। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, अब जैसे स्वाभाविक है आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, उससे हमें सीखना चाहिए, उससे अर्थ निकालना चाहिए। डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जल जाने के बाद ठंडे पानी से धोइए, हाथ बर्फ से धोइए ही ना, कहते हैं ये आजकल की मेडिसिन। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो क्यों समुद्र में कूदे थे भाई? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप बिल्कुल
अप टू डेट उत्तर देना तो कठिन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल करके उत्तर दिया जा सकता है। जैसे अब पीपल का वृक्ष क्यों नहीं है, इसका उत्तर भी आपको दे देता हूँ, लेकिन उसका अभी नहीं दूंगा जो आपने प्रश्न किया है। इसलिए नहीं है कि हम कामदगिरि भगवान को विष्णु का अवतार मानते हैं, और हिंदी साहित्य, हिंदी जगत और धार्मिक जगत में अब एक विष्णु दूसरे विष्णु के ऊपर कैसे हो सकता है। इसलिए ये चित्रकूट की प्रकृति की विशेषता है, इसका कोई अध्ययन, कोई खोज नहीं करना चाहता। धार्मिक एंगल से भी देखिए और पर्यावरण के एंगल से भी देखिए कि पीपल के वृक्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन जब कामदगिरि ही एक पीपल का वृक्ष है, वासुदेव हैं स्वयं, और दोहा में लिखा ही है, यहाँ आपको कुछ भजन पूजन करने की चित्रकूट में जरूरत नहीं है, या कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। अब लोकत अपहरत दिखा दूँ, चौपाई तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसका गंभीरता से अध्ययन नहीं किया होगा। आपके जो भी कष्ट हैं केवल कामतानाथ जी के दर्शन से दूर हो जा रहे हैं। कौन दवाई खाए, कौन यज्ञ करे, कौन दान करे, कौन भंडारा करे, लेकिन आदमी सोच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। मेरी बड़ी विडंबना है, मैं विचार आते हैं तो कह देता हूं, अरे जब उस भगवान के दर्शन मात्र से आपके कष्ट दूर हो रहे हैं तो आपको क्या जरूरत दवा खाने की, ये करने की, वो भंडारा करने की, जप करने की, तप करने की। और रणछोड़ दास जी की वो बात उसी समय की मुझे याद आती है जो मैंने बताई थी। उन्होंने कहा, सुनो मोफतलाल, इन्होंने कहा कि ये सब चित्रकूट की भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में चाहे हमारे नाम हो, लेकिन संत मुनियों की है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम 10 माला राम नाम का दिन भर में करते हैं 10 बार, तो 1 माला इनके बाप का है। चलिए, चित्रकूट की चर्चा हुई, ये बड़ा पुनीत वातावरण रहा, और हमको लगता है कि इस वातावरण ने, भगवान ने, आप लोगों के सानिध्य ने हमको प्रेरणा दी। मेरी आजकल बुढ़ापे होने के कारण याददाश्त भी कमज़ोर है, मैं प्रसंग भूल जाता हूँ, क्रम टूट गया तो भूल गया। तो ये बड़ा ही शुभ अवसर है कि इस क्षण इस कमरे में सात्विक वातावरण है, और वो जो किरणें आ रही हैं वो भी बड़ी आध्यात्मिक और सात्विक है, ऐसा मेरा मानना है। नन्हे राजा साहब, आपने जो अध्ययन किया और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमको बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे नन्हे राजा सिंह। इन्होंने इतना अध्ययन किया है, समाज सेवा की है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज के मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।